नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की थी लास्ट लेक्चर में। उसी ड्रेनेज सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे आज। हमने दो टाइप का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था। पहला हिमालयन और दूसरा पेनिसुलर। जो हिमालय से रिवर पानी लेती है वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आती है, और वो दूसरी पेनिसुलर, यानी जो पेनिसुलर इंडिया से पानी लेती है वो पेनिसुलर इंडिया कहलाती है, पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। उसी ड्रेनेज सिस्टम में आज एक इंपॉर्टेंट रिवर है हिमालयन रिवर में, हिमालयन ड्रेनेज में गंगा। तीन इंपॉर्टेंट रिवर है हिमालय में, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस हमने बात कर चुके थे, लेकिन आज गंगा की बात करते हैं। वही गंगा जो उत्तराखंड से लेकर वेस्ट बंगाल तक इंडिया को पानी पहुंचाने का काम करती है। वही गंगा जो इतने बड़े एरिया में ग्रेट प्लेन बनाने का काम करती है, उस गंगा की बात करते हैं। गंगा कहां से शुरू होती है? सबको पता है, गंगा गंगोत्री से। लेकिन गंगा के बहुत सारे रूप हैं। अब किसको गंगा माना गया है? एक्चुअली में गंगा कहां से शुरू होती है? अगर माना जाए तो गंगा हरिद्वार से शुरू होती है। उससे पहले भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, ये सारी रिवर पानी कलेक्ट करके लाती हैं, पानी लेकर आती है। कहां से? ग्लेशियर से, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। वहां से पानी सारा इकट्ठा करके गंगा को ला कर देते हैं। जब देव प्रयाग पर गंगा आ जाती है हरिद्वार में, तो वहां सारा पानी इकट्ठा होकर आगे चलता है, उसको गंगा बोलते हैं। गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। शुरुआत करते हैं गंगा। आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिल सके। शुरुआत करते हैं गंगा की। ये आपने दो पिक्चर आपने देखी होंगी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहां से छोटी छोटी स्ट्रीम, नाले, यानी इसको नदी भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, वहां से गंगा शुरू होती है। यहां सबसे पानी कलेक्ट होता है, और जब यहां देव प्रयाग में पहुंच जाती है तो वहां एक गंगा का रूप ले लेती है। इसके बाद देव प्रयाग के बाद इसको गंगा बोला जाता है। जब गंगा आगे चलती है, अगर आप देखो, ये गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, इस पूरी पिक्चर में आप गंगोत्री ग्लेशियर को देखो। अगर आप इसमें देख रहे हो, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से गंगा शुरू हुई, यहां से चलती चलती, और ये लास्ट में बांग्लादेश में जाकर एंटर होगी। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा बन जाता है। जब ये लास्ट में, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। यहां बनता है सुंदरबन डेल्टा। वो डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और क्यों फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल है, वो यहां मिलता है। ये सुंदरबन डेल्टा इंडिया में सिर्फ 35% है, यानी जो वेस्ट बंगाल रीजन है, यहां 35 है, 35% एरिया ही है। बाकी का 60% एरिया बांग्लादेश में आता है। आज इस पूरी गंगा को स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं गंगा की। गंगा मैंने आपको बताई, कल्चरली और हिस्टोरिकल बहुत वैल्यू है गंगा की। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे, जितने भी महाराजे, राजे, वो सारे गंगा के आसपास रुकते थे। अगर आपने देखा होगा, जब आप शुरू से आते हो, यानी मौर्य से आते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी राजधानी पटना थी, उसकी राजधानी पटना थी। यहां इस एरिया में जब आगे चलोगे तो वहां गुप्ताज का एरिया भी यही था। ये गुप्ताज का एरिया था। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जब दिल्ली सल्तनत आई तो गंगा तो यहां आ गया था, दिल्ली के आसपास में। जब मुगल्स आए तो आगरा के आसपास। यानी गंगा की इतनी इंपॉर्टेंस है। आप हिस्टोरिकल में जाओगे, जब आप पॉलिटिकल देखोगे तो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है गंगा की? अगर आपको पता होगा, गंगा के पास बनता है ग्रेट प्लेन, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बड़ा प्लेन, ये है ग्रेट प्लेन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतने बड़े एरिया में एग्रीकल्चर होना एक लाइफलाइन से कम नहीं है।
इस वजह से गंगा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो लगभग लगभग 52% यानी 52% इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। और इतना बड़ा एग्रीकल्चर एरिया होना उस पूरी पॉपुलेशन के लिए जीवन दान के योग्य है, जीवन दान देता उसको। इस वजह से गंगा की इंपॉर्टेंस है। शुरुआत करते हैं गंगा की। गंगा को पवित्र नदी माना गया है, यही कारण है गंगा को कुछ लोग मां मानते हैं, गंगा मां। आपने देखा होगा गंगा इतनी पवित्र है, उसको एक मां का दर्जा दिया गया। यह है गंगा की स्पेशलिस्टी। गंगा में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जिसको बोला जाता है कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया गंगा के पानी को खराब नहीं होने देता, उसकी शुद्धता, उसको क्लीन बनाने में उसकी सहायता करता है। और यही कारण है जब हम पटना में पहुंचते हैं तो गंगा के पानी में हमें गैंगेटिक डॉल्फिन, एक स्पेशल टाइप की मछली मिलती है जो गंगा के पानी के आसपास ही रहती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। इसी वजह से जब आगे चलेंगे, गंगा मैंने आपको बताई कि गंगोत्री से होती है। उत्तरकाशी रीजन है एक उत्तराखंड में, वहां इसको भागीरथी बोला जाता है। मैंने आपको बताया गंगा का जो नाम है वो हरिद्वार से शुरू होता है। जब देवप्रयाग में गंगा अलकनंदा से मिलती है तो वहां से गंगा शुरू होती है, वहां से उसको गंगा बोला जाता है। लेकिन देवप्रयाग से पहले गंगा को भागीरथी बोला जाता है। 2525 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। अब बात करते हैं, मैंने आपको भागीरथी बताया, लेकिन उसके साथ एक अलकनंदा नदी है जो दोनों मिलकर गंगा बनाती है। अब ये अलकनंदा कहां से आई? अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में देखिए आप। अब ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, अब ये जो ब्लू लाइन है, ये यहां तक देवप्रयाग तक ये अलकनंदा है। ये अलकनंदा केदारनाथ से निकलती है, सॉरी बद्रीनाथ से निकलती है। जब ये बद्रीनाथ से निकलती है तो इसकी इंपॉर्टेंस है गंगा के हिसाब से। इसका जो ओरिजिन है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और एक टाइप की एंटीसीडेंट रिवर है। अब ये एंटीसीडेंट क्या है? वो नदी जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, इसको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। शुरुआत करते हैं आगे। अब ये गंगा अलग अलग नदियों से मिलकर एक पूरा जो गंगा का रूप है वो लेगी। मैंने आपको बताया गंगा में 5 प्रयाग बनाते हैं। वो प्रयाग यानी वो 5 पॉइंट जहां से लास्ट में गंगा फॉर्म होती है। अगर आप देखो, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये वो 5 पॉइंट हैं जहां 5 मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां आकर मिलती हैं। क्योंकि जब देव प्रयाग में आएगा तभी तो गंगा लास्ट में मिलेगी। देव प्रयाग के बाद गंगा बनती है, लेकिन उससे पहले उन सभी नदी और नाले और जो स्ट्रीम्स हैं उनका जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से। क्योंकि हर एक प्रयाग की इंपॉर्टेंस है। जब आप विष्णु प्रयाग को पढ़ोगे तो लॉर्ड विष्णु से कनेक्ट कर पाओगे। जब आप रुद्र प्रयाग पढ़ोगे तो लॉर्ड शिवा से। ये सभी की इंपॉर्टेंस है। शुरुआत करते हैं 5 प्रयाग से। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो ये इसकी ट्रिक है। देव, इसका पूरा बन गया देव, डी से देव और वी से विष्णु प्रयाग। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो इन सभी में अलकनंदा कॉमन है, यानी सभी नदियों के साथ अलकनंदा मिलेगी। जब आप विष्णु प्रयाग में पढ़ोगे तो वहां अलकनंदा और कोई दूसरी नदी मिलेगी। जब नंद प्रयाग पढ़ोगे तो अलकनंदा और दूसरी नदी मिलेगी। तभी जब आप जब आप कर्ण प्रयाग पढ़ोगे तो वहां भी अलकनंदा प्लस दूसरी नदी मिलेगी, यानी सभी प्रयाग में अलकनंदा कॉमन है। यह था विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा और धौलीगंगा मिलते हैं, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको बताया। लॉर्ड विष्णु से इस
प्रॉपर जो प्रयाग है इस पॉइंट को कनेक्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं तो दूसरा प्रयाग पढ़ेंगे, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। जब नंद प्रयाग होता है तो वहां दो रिवर मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा। मैंने आपको बताया अलकनंदा कॉमन है, जो किससे कनेक्ट किया जाता है, नंद प्रयाग को जो लॉर्ड कृष्णा के फादर रहे नंद जी, उनसे कनेक्ट करके देखा जा सकता है। यही कारण है पांचों प्रयाग को पढ़ने का। अगला है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग महाभारत से कनेक्ट है। जब आप कर्ण प्रयाग पढ़ोगे तो वहां दो नदी आती हैं, कौन कौन सी, अलकनंदा और पिंदर। अगर आपने मूवी देखी होगी कर्ण पीके, पिंदर नदी और कर्ण प्रयाग, जब आप नंद प्रयाग पढ़ोगे तो दोनों में एन बनता है, यानी नंद प्रयाग और नंदाकिनी एक ही बात है, एन। ये याद करने में आपको आसानी होगी। जब कर्ण प्रयाग पढ़ोगे तो पीके, पिंदर और कर्ण प्रयाग, याद करना भी आसान है। अगला है रुद्र प्रयाग। मैंने आपको बताया रुद्र लॉर्ड शिवा से कनेक्ट किया जाता है। अब रुद्र प्रयाग कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, अगर आप इसमें देखोगे मंदाकिनी और अलकनंदा। अब आप आओ, ये आ गई मंदाकिनी, कहां से, जो केदारनाथ है। केदारनाथ एक लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है, इसलिए केदारनाथ को जाना जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ लॉर्ड शिवा से कनेक्ट है। यहां से केदारनाथ से मंदाकिनी निकली और रुद्रप्रयाग में आकर मिल गई, यानी अलकनंदा से आकर मिल गई, और इस पॉइंट को बोला जाएगा रुद्रप्रयाग। जब आप पिंदर गंगा को देखोगे तो पिंदर आई और कर्ण प्रयाग में मिल गई, और नंदाकिनी आई और यहां नंद प्रयाग में आकर मिल गई। लेकिन एक चीज रहती गई इस पूरे उसमें, जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलेगी तो वहां बनेगा विष्णु प्रयाग। आगे चलते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात रह गई बतानी थी, वो है जब हम इन सभी प्रयाग को याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, आप अपने हिसाब से यह याद कर सकते हैं। एम का मतलब मंदाकिनी, आर का मतलब रुद्र प्रयाग, याद करने में आपको आसानी रहेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के भी। आगे चलते हैं, देव प्रयाग, जहां से गंगा का ओरिजिन माना जाता है। इसके बाद देव प्रयाग के बाद कोई भागीरथी नहीं रहेगी, कोई अलकनंदा नहीं रहेगी, अब वो गंगा हो गई। गंगा किस किस से बनी, यानी अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का जो संगम है, वहां देव प्रयाग बनेगा। उसके बाद उसको गंगा बोला जाएगा। गंगा सबसे पहले प्लेन एरिया में कहां मिलती है, हरिद्वार में। जब आपने देखा होगा, जब हरिद्वार में जो पानी की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो पीछे से पहाड़ों से निकलकर प्लेन एरिया में एंटर हुई है। अगर आप इस चीज को समझ पाए थोड़ा सा, ये है पहाड़ और यहां से अब गंगा आई और यहां आकर आता है हरिद्वार इस पॉइंट पे, अब वो इस पॉइंट से सीधी चलेगी, तो इसकी स्पीड इसलिए ज्यादा मिलती है गंगा की। जैसे जैसे गंगा आगे जाएगी तो उसका जो एरिया है, चौड़ाई है, वो ज्यादा होती जाएगी और स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन जब गंगा हरिद्वार में होती है तो उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है और स्पीड ज्यादा होती है, यही कारण है। अब दूसरी बात यह है, गंगा बनाती है वी शेप्ड वैली। अब ये क्या चीज है भाई, वी शेप्ड वैली का मतलब है गंगा जब जिस रास्ते से निकलती है वो नीचे से काटती है, इस एरिया से काटती है, ना कि वो साइड से काटती है। ये साइड नहीं काटेगी कभी भी गंगा, जब वो हरिद्वार से पहले होती है वो इसको काटेगी, क्योंकि उसकी स्पीड है वो नीचे से काटने की ज्यादा है। इसलिए गंगा की जो हरिद्वार में है वो चौड़ाई कम है और स्पीड ज्यादा है। जब आप गंगा को प्रयागराज पटना के आसपास बढ़ोगे तो उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद गंगा यहां से काटना शुरू करेगी, जब वो आगे चलेगी बिहार और ईस्टर्न यूपी में पहुंच जाएगी। ये था पूरा गंगा, कहां तक, देवप्रयाग तक। लेकिन अब आगे बहुत सारी नदियां, गंगा में बहुत सारी नदियां आकर मिलेंगी। अब
अब यमुना क्यों पढ़ना हमें? क्योंकि जब हम यमुना पढ़ेंगे तो गंगा की एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा के साइड बाय साइड चलती है। अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी शुरुआत में ही, ये यमुनोत्री से निकलती है जो गंगा, तो सॉरी यमुना, ये साइड बाय साइड इतनी दूर तक चलती है, इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। यानी इटसेल्फ इतनी बड़ी रिवर है कि हमें इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। आज यमुना को कवर करेंगे, क्योंकि जब हमें यमुना कवर हो जाएगी तो आप इतना सारा पोर्शन कवर कर सकते हो। अब यमुना पढ़ने का कारण यही है क्योंकि हमें उसकी ट्रिब्यूटरी भी पढ़नी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि गंगा में इतनी सारी ट्रिब्यूटरी हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, रामगंगा है, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, अब देखो दामोदर है, सोन है, केन है, बेतवा सिंध, इतनी सारी, इन सभी को पढ़ना है। शुरुआत करते हैं यमुना से। जब शुरुआत करेंगे यमुना से, यमुना कहां से निकलती है? जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, वही यमुना यमुनोत्री से निकलती है। अब एक चीज देखी होगी आपने, इस पूरी पिक्चर में देखा होगा, तो जो यमुना है वो कहां कहां तक का एरिया कवर करती है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, इन सभी एरिया से यमुना निकलती है। लेकिन यमुनोत्री है जो ग्लेशियर है वो तो उत्तराखंड में है। अब हिमाचल प्रदेश का क्या रोल रहा? क्योंकि जो लोकेशन है, अगर आपको पता होगा, अगर आपको लोकेशन पता होगा तो उत्तराखंड से ऊपर है हिमाचल, ये है हिमाचल। तो यमुनोत्री से गंगा का क्या रोल, सॉरी यमुना का क्या रोल? क्योंकि यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, कुछ सहायक नदियां हैं जो यमुना में आकर मिलती है, तो उसका जो एरिया है, ये मतलब ये कि जो यमुना है वो कहां तक का पानी लेती है। इसलिए हमें हिमाचल प्रदेश को भी पढ़ना होगा। जो सहायक नदी यमुना में आकर मिलती है उनको, इसलिए हमने ये माना है कि जो यमुना का एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का भी है। अब कितनी लंबाई है, लेंथ कितनी है यमुना की? 1376, 1376 इतने किलोमीटर की है यमुना। जब यमुनोत्री से निकलती है और जब इलाहाबाद प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है, संगम में मिलती है। अगर आपको पता होगा, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वहां कुंभ का मेला लगता है। कुंभ 2025 भी लगने वाला है वहां। मैं एक शॉर्ट मैंने बनाया है कुंभ 2025 पे, मैं उसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देखिए कि प्रयागराज में क्यों लगता है। अब इतने बड़े एरिया में यमुना चलती है और एक इतनी बड़ी सहायक नदी होने के कारण बहुत बड़ा रोल है यमुना का गंगा के पानी में। शुरुआत करते हैं। ये सारी कुछ जो सहायक नदियां वो हैं टोन, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। लेकिन मैंने एक चीज यहां पूरे स्लाइड में लगा रखी है, इस पूरे पिक्चर में आपने देखा होगा ताजमहल मैंने इसमें लगा रखा है। इस ताजमहल लगाने का कारण यह है क्योंकि ये एग्जैक्ट यमुना के किनारे पर है। अगर आप ताजमहल के पीछे जाओगे तो वहां से यमुना नदी निकलती है। इस वजह से मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये लगा रखा है। अब एक चीज है, यमुना में वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने छठ पूजा देखी होगी 2024 की, तो उसमें बहुत सारे फ्रोथ, बहुत सारा झाग इकट्ठा हुआ, तो ये सारा प्लास्टिक पोल्यूशन यमुना में मिलता है। मैंने दिल्ली वाटर पोल्यूशन की एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप समझिए कि क्या कारण है यमुना वाटर पोल्यूशन के। शुरुआत करते हैं यमुना की सहायक नदियों से, क्योंकि तभी तो यमुना समझ में आएगी। मैंने आपको बताया यमुना यमुनोत्री से निकलती है, 1376 किलोमीटर की है, इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। लेकिन उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। ये किसी पूरे पेपर को कवर नहीं करती है सीरीज, ये ओवरऑल जितना भी यमुना का नॉलेज है वो सभी, गंगा यमुना सभी रिवर सिस्टम जितनी भी नॉलेज है इनके बारे में, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। शुरुआत करते हैं यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदियां हैं।
अब उसमें भी दो प्रकार है, एक वो जो पहाड़ों से निकलती है, एक वो जो प्लेन एरिया से निकलती है। अगर इस पिक्चर में आपने देखा होगा तो कुछ नदियां हैं, जैसे अब हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ है, जैसे गिरी रिवर हो गया, टोन रिवर हो गया, हिंडन होगी, ये तीनों नदियां हिमालयन ट्रिब्यूटरी कहलाती है यमुना की। जब आप चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये पढ़ोगे तो ये आएगी प्लेन एरिया की, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के रीजन से निकलती है। इन सभी को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हिमालयन ट्रिब्यूटरी से। पहली है टोन, जो बंदरपूंछ से निकलती है। बंदरपूंछ से निकलने के बाद कहां से निकलती है, कितनी हाइट पर है बंदरपूंछ, 6315, 6315। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि लगभग 60% पानी यमुना का टोन्स नदी से आता है, इस वजह से टोन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आ गई यमुना की दूसरी ट्रिब्यूटरी गिरी। अब गिरी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, मैंने आपको बताया, इस वजह से हिमाचल प्रदेश को भी ऐड किया है उसके पूरे कैचमेंट एरिया। अब ये कैचमेंट एरिया क्या होता है, पहले वो बता देता हूं। कैचमेंट एरिया वो होता है जहां से जो नदी जितना जो पानी अपने अंदर लेकर आती है, वो सारा कैचमेंट एरिया कहलाता है। अगर ये मानो ये पंजाब है, यहां पंजाब है, अगर कोई ट्रिब्यूटरी यहां आकर यमुना में आकर भी मिलती तो वो पंजाब भी यमुना का कैचमेंट एरिया कहलाता, जहां जहां से पानी लेती है। यानी अगर आपको मैं इतना बता देता हूं, ये पूरा कैचमेंट एरिया है यमुना का, ये है कैचमेंट एरिया। गिरी, गिरी निकलती है कुपर पीक से, हिमाचल प्रदेश से। पोंटा साहिब एक इंपॉर्टेंट एरिया है सिख के हिसाब से भी, वहां के आसपास से निकलती है। और वाटर सप्लाई में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा रोल है गिरी नदी का। पानी तो यमुना को देती है, इसलिए हमने यहां पढ़ा है। अगला है, दो छोटी छोटी नदियां हैं, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा। वैसे तो पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आती नहीं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा रोल रहता है इनका पानी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। और जो ऋषि गंगा है वो यमुना के कालसी के पास मिलती है। और इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वहां की इकोलॉजी, वहां का जो कोस्टल एरिया है उसको पानी पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे चलते हैं। हिंडन, ये वो नदी है जो अपर शिवालिक हिल से निकलती है। अपर शिवालिक हिल से निकलती है, यानी ये भी पहाड़ों से ही निकलती है। कहां निकलती है, अगर आप देखो तो ये यूपी के एरिया से आती है। यमुना यूपी और हरियाणा के बीच की बाउंड्री बनाती है, ईस्ट बाउंड्री जिसको बोला जाता है। जहां जहां से यमुना निकलेगी उसके बाद यूपी है, इस साइड हरियाणा है। जब दिल्ली में एंटर हो जाती है तो दिल्ली को लगभग दो भागों में बांट देती है यमुना, और उसके बाद फिर वो हरियाणा और यूपी की बेल्ट, यूपी की बाउंड्री बनाती है। ये देखिए आप, वो आगे चलकर यमुना पूरे तरीके से यूपी में ऐड हो जाती है, यानी यूपी के एरिया से कवर होती है। अब आप इसमें समझोगे, आगे है चंबल। प्लेन एरिया की ट्रिब्यूटरी आ चुकी है। हम प्लेन एरिया का मतलब कहां से निकलती है चंबल, चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। जो राजस्थान का जो ये वाला एरिया है, ईस्टर्न राजस्थान, उसको पानी देती है, विंध्यास रेंज से निकलती है। अब राजस्थान में पानी मिलना एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा फायदे का वो है। इसके पानी मिलने से राजस्थान की जो इकोलॉजी है, अगर आपने जितनी भी बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स अगर आपने देखे होंगे तो वो यहां मिलते हैं। वो यहां इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहां पानी का सोर्स है। एक जो चीता लेकर आने की बात हुई थी वो इसी रीजन में लेकर आने की बात हुई थी। अगर चीता राजस्थान में आता तो इस रीजन में आता, क्योंकि पानी का सोर्स है चंबल। चंबल की वजह से यहां की इकोलॉजी, यहां का जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, वो सुरक्षित हैं। चंबल के फॉरेस्ट आपने सुना होगा,
आगे 3 नदी आ गई, सिंध, बेतवा और केन। पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी या कौन सी ट्रिब्यूटरी यमुना की है या गंगा की है, क्योंकि इसके आगे जब आपने देखा होगा तो इसके आगे जब गंगा होती है तो यहां एक, जब गंगा ये आ गई और गंगा में आकर सोन नदी मिलती है, जो सोन नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि यमुना की। दूसरा, जो सोन जहां से निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक वो एरिया है जहां से नर्मदा निकलती है। इसका मतलब ये अमरकंटक ये प्लेटू है, एक तरफ यमुना जाती है और एक तरफ नर्मदा जाती है। इसको रेडियल पैटर्न बोला जाता है। अगर ज्योग्राफी का इसको देखोगे तो इसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। वो एरिया जहां से बहुत सारी नदियां, कई सारी नदियां निकलती है, इसको रेडियल पैटर्न बोला जाता है। और नर्मदा का भी सोर्स अमरकंटक है और दूसरा सोन नदी का भी अमरकंटक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझोगे तो ये देखो कि यानी सिंध, केन और बेतवा, ये 3 नदियां यमुना की ट्रिब्यूटरी है और जबकि सोन है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आगे सिंध रिवर। सिंध रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर और यमुना में आकर मिल जाती है। ऐसा ही जब बेतवा आएगा तो बेतवा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना से मिलती है। और तीसरा केन रिवर, वो भी इंपॉर्टेंट नदी है, यानी सहायक नदी है। अब मेन बात यह है, एक आपने केन बेतवा लिंक पढ़ा होगा। केन और बेतवा को दोनों का मिलाने का एक प्रोसेस, एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। अब इसका एक क्वेश्चन है कि कौन सी नदी से पानी जाता है, केन से बेतवा में जाता है, बेतवा से केन में जाता है। यह आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसको यह पढ़ा जाता है केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट, यानी केन से बेतवा में पानी जाता है, सीधा सा हिसाब है। केन बेतवा इंटरलिंक। कुछ और भी नदियां हैं, जैसे सिंध रिवर है, बनास रिवर है, ये सारी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। प्रभाती रिवर, अगर आपको राजस्थान पीसीएस देना है तो वहां आपको चंबल की ट्रिब्यूटरी पढ़नी पड़ेगी। मैं वो चंबल रिवर सिस्टम भी डाल दूंगा इस पूरी सीरीज में। यहां तक हमने पढ़ा यमुना। अब आप इस पिक्चर में देखिए, जब आप ये देखोगे गंगोत्री से निकलकर ये यहां गंगा है और यहां से रामगंगा, गोमती, घग्गरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ये तो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट बैंक से कौन सी है, सोन नदी है। और एक दामोदर है। दामोदर सीधे गंगा में नहीं मिलती, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली। हुगली में जाकर दामोदर मिलती है। इन सभी नदियों के, इन सभी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे आज। शुरुआत करते हैं सोन से, क्योंकि सोन जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जो यमुना है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। जब बात करते हैं गंगा, गंगा की कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हिस्टोरिकल भी और पॉलिटिकल भी, ये मैंने आपको बताया था। बहुत पवित्र नदी मानी गई है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, और ट्रांस बाउंड्री है। यानी मतलब ये कि जो गंगा है वो इंडिया और बांग्लादेश 2 देशों में कवर करती है, यानी 2 देशों से पास होती है। जब बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सोन नदी की, वही नदी जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, जो नर्मदा जो रिवर है वहां उनका एक सोर्स है। मतलब ये अगर यहां से ये एक रेडियल पैटर्न है, यहां से नर्मदा निकल रही है और यहां से सोन नदी निकल रही है। आज उसी सोन की बात करेंगे जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है और कहां जाकर मिलती है, जो गंगा में जाकर मिलती है। कहां, पटना में, यानी पटना के आसपास वाले रीजन में सोन नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब सोन है वो एक सहायक नदी है। बात करते हैं आगे दामोदर। इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक प्लेट्यू नहीं है, इसका जो ओरिजिन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, लेकिन उसी के आसपास वाले रीजन का है। ये हुगली में जाकर मिलती है और कौन कौन सा एरिया कवर करती है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ से झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाकर ये अपना जो इसका जो कोर्स है, जो इसकी लेंथ है, जो पाथ है वो फॉलो करती है। कितने किलोमीटर की है, 592 किलोमीटर की है और हुगली में जाकर गिरती है।
यानी हुगली को अपना पानी देती है। जब हुगली नीचे जाकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो वहां एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो इटसेल्फ पार्ट है पद्मा का, जो गंगा का ही नाम है बांग्लादेश में। जब बात करते हैं आगे, अब आपने देखा होगा ये है सोन और ये आ गई दामोदर, और यहां ये हुगली, ये है हुगली, क्योंकि ये जब फरक्का बैराज आएगा यहां, जब मैं आपको बताऊंगा वेस्ट बंगाल में, तो यहां पर आकर वे दोनों अब अलग अलग रास्ता चुन लेती हैं। जो हुगली है वो वेस्ट बंगाल को पास करती है, और जो पद्मा है, जो गंगा है, वो आगे बांग्लादेश में चली जाती है। ये है दामोदर। आगे है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हमने ये सारा पोर्शन पढ़ लिया है, यमुना से लेकर ये सारी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन और दामोदर, इस पूरे पोर्शन को हमने पढ़ लिया है। लेकिन हमारा जो पोर्शन रहता है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का रहता है। कौन सा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इन सब की बात करते हैं। बात करते हैं रामगंगा, वो रामगंगा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी लेफ्ट की ओर से पहली सहायक नदी है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, कहां से निकलती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। कितने किलोमीटर का एरिया? 150 किलोमीटर का एरिया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए कन्नौज, जब उत्तर प्रदेश का कन्नौज आता है, वहां आकर गंगा में मिल जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसमें डैम की बात करेंगे, रामगंगा डैम, इसके ऊपर एक डैम है, और किसके लिए काम आता है? इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए ये डैम फेमस है। बात करते हैं गोमती। जब गोमती नदी आई तो रामगंगा से दूसरी, लेकिन निकलती कहां से? जो निकलती है वो निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। एकमात्र नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है। यानी अगर यहां से निकली और ये गंगा जाई तो यही मिल गई, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही रह जाती है, कहीं बाहर से नहीं आती। ये इसकी खास बात है। दूसरा, कहां मिलती है गंगा में? काठी इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां आकर मिल जाती है। लेंथ है 960 किलोमीटर। तब बात करते हैं, तो ये पिक्चर देखी होगी आपने। ये एक इंपॉर्टेंट पिक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें सभी जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा सिटी पड़ता है। जैसे अब देखो, ये रामगंगा ये यहां है, कन्नौज से जस्ट पहले, ठीक है, कानपुर, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद में आ गई यमुना जो संगम बनता है, फिर आ गई वाराणसी, जो वाराणसी है, वाराणसी बनारस है, उसके बाद गोमती आती है। अब जब गोमती से आगे चलोगे तो आपको घाघरा मिलेगी। अब घाघरा पढ़ते हैं हम। घाघरा की जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। घाघरा जो निकलती है वो जो नेपाल, ये वाला जैसे नेपाल है, यहां से निकलती है। यानी कुछ लोग मानते हैं चाइना से निकलती है और कुछ लोग मानते हैं कि इसको नेपाल से निकलती है। जिस वजह से जिसका ओरिजिन मानना है मापुले ग्लेशियर, हिमालय इन तिब्बत एंड नोन एज कर्नाली रिवर इन नेपाल। यानी इससे निकलकर, तिब्बत से निकलकर नेपाल में एंटर हो जाती है। ठीक है, जब ये नेपाल में एंटर होती है तो इसका मतलब ये है कि ये एंटीसीडेंट रिवर है जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है। वहां से चलकर अब ये यूपी में एंटर होगी। यूपी में एंटर होने के बाद जब पटना से पहले यानी गोमती के बाद जब वाराणसी जो शहर है यूपी का, उससे आकर घाघरा नदी इसमें मिल जाएगी। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है काली रिवर। वो काली रिवर जो नेपाल और इंडिया के बीच में टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नेपाल और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है वो किस वजह से है। आगे चलते हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, शारदा, रेप्ती और गोमती। ये कुछ काली रिवर से अलग ट्रिब्यूटरी है, कुछ सहायक नदियां हैं किसकी? घाघरा की। यानी शारदा जो रिवर है, मान लो शारदा, राप्ती और गोमती, ये तीनों नदी इसमें मिलती है घाघरा में, और घाघरा कहां मिलती है? गंगा में। ये समझ रहे हैं? यानी शारदा घाघरा की और घाघरा गंगा की।
बात करते हैं गंगा। अब आगे गंगा की देखो आप, जब आप बात करोगे तो ये है घाघरा, ये आगे, ये आगे घाघरा, ठीक है। यहां से निकलती है काली रिवर, दिखाऊंगा मैं आपको आगे भी। ये देखो, जब बात करते हैं तो ये है काली रीजन का ओरिजिन। एक ये दो रिवर दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है। इंडिया का कहना है ये वाली काली काली रिवर है, लेकिन नेपाल का कहना है ये वाली काली रिवर है। अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो मैं, ये ऐसे है, ये उत्तराखंड का रीजन है, दो नदियों से मिलकर बनती है। नेपाल का कहना है कि ये वाली काली रिवर है, यानी ये एरिया हमारा है, क्योंकि जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। और इंडिया का कहना है ये वाली काली रिवर है, ये एरिया हमारा है। लेकिन आज इस पर जो एरिया है इस पर इंडिया का कब्जा है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है, जो बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करता है, जो टेंशन बनती है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो खराब होते हैं। ये इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट है। बात करते हैं काली रिवर। ये काली रिवर आगे चलकर घाघरा में मिल जाती है और फिर घाघरा गंगा में मिलती है। जो काली रिवर की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। काली रिवर ग्रेट हिमालय से निकलते हुए, ठीक है, नंदा देवी में से और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में आती है। ये है इसका ओरिजिन, काली रिवर का ओरिजिन। बात करते हैं आगे इसके जो इसका कोर्स है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये आपने देख लिया होगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर एंटर होते हुए शारदा बैराज, इसके ऊपर एक शारदा बैराज बना रखा है और लास्ट में घाघरा बैराज उत्तर प्रदेश में जाकर ये काली रिवर गंगा में उसमें घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब तक आपने देखा होगा हमने पढ़ी है रामगंगा, फिर पढ़ी है गोमती, और फिर पढ़ी है घाघरा, और फिर पढ़ी है गंडक। अब ये गंडक की बारी है जो 507 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। हिमालय से निकलती है, नेपाल से, एंटीसीडेंट रिवर है, यानी पहाड़ों को काट कर आती है, ठीक है, और गंगा में मिलती है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अब आपने एक पिक्चर देखोगे, ये है गंडक, ये गंडक आ गई, ये मिल गई पटना के पास। अब आपने यहां देखा होगा, यहां मिली थी घाघरा और फिर मिलेगी सोन, और ये मिल गई अब गंडक। और जब आगे जाओगे तो आगे मिलेगी कोसी, जो सोरो ऑफ बिहार कहलाता है। बात करते हैं कोसी की। वो कोसी जो 720 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, और इसको सप्त कोसी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो 7 नदियों से मिलकर बनती है उसको कोसी बोला जाता है। नेपाल से निकलती है, एंटीसीडेंट रिवर है, वही रिवर जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है। लेकिन कोसी इतनी फेमस क्यों है, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कोसी है वो अपना रास्ता जो चेंज करती रहती है। एक बार जैसे यहां से कोसी आ रही है, फिर वो अपना रास्ता बदल के यहां से आ जाएगी, फिर वो यहां से बदलकर यहां आ जाएगी, यहां से फिर वो है, ऐसे वो अपना रास्ता चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर बिहार में बाढ़ देखी जाती है। ये कारण है बिहार में, इसको इसलिए बोला जाता है सोरो ऑफ बिहार। बात करते हैं आगे, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, अरुण, सन, बागमती, तमूर, इंद्रावती, ये जो सारी है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये कहां मिलती है गंगा में? कैथियार डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहां, यानी जो लास्ट में जब बिहार खत्म होने वाला है तो वहां मिलती है ये गंगा में। लास्ट है महानंदा रिवर, वो रिवर जो निकलती वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, लेकिन मिलती है कहां? बिहार में। बिहार के जो रीजन होता है वहां मिलती है, यानी पहले वेस्ट बंगाल में जाती है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, फिर वहां बिहार, नीचे बिहार होता है, तो वहां आकर मिलती है गंगा में। 360 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ओरिजिन देखो, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, महानंदा हिल्स, ठीक है, और जो उसमें जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। 2 ट्रिब्यूटरी है, सुखा और शक्ति, 2 इसकी ट्रिब्यूटरी है, 2 इसकी सहायक नदियां हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये थी हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इनका जो नाम आता है वो ये आता है ज्यादा से ज्यादा, ओरिजिन कहां है और कहां मिलती है, क्योंकि मैंने इसलिए इस पोर्शन को इस तरीके से कवर किया है
कि आपके पेपर के हिसाब से या फिर नॉलेज के हिसाब से आपको चीजें पता हो। ठीक है, अब जब आप महानंदा पढ़ोगे, ये है महानंदा। महानंदा के बाद अब ये दो भागों में बट गई, हुगली और ये आगे गंगा चली गई। जब गंगा इसमें एंटर होती है तो इसमें आकर ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। यहां ब्रह्मपुत्र जब इसमें मिल जाती है तो दोनों का जो नाम है वो पद्मा बन जाता है। अब इस पद्मा को जब लास्ट में जब ये पहुंचने वाली होती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम मेघना बढ़ जाता है। इस मेघना, ये मेघना ही सुंदरबन डेल्टा बनाती है और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, और ये डेल्टा इधर पश्चिम बंगाल का पार्ट भी है। ठीक है, जब आपने कोई पिक्चर देखी होगी तो वहां कटी फटी कोस्ट दिखती है, वो इस वजह से क्योंकि यहां डेल्टा बना हुआ। ये हमारा जो पूरा था ये गंगा रिवर सिस्टम था। थैंक्स टू ऑल एंड सब्सक्राइब टू आर्डोर एडुडेन। धन्यवाद।